ओके नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने तैयारी परीक्षा की के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे चैनल पर बिल्कुल मुफ्त कराई जा रही है 72वीं बीपीएससी प्री की तैयारी, जिसमें हमने टारगेट रखा है कि हम लोग 22 जून तक सारा की सारा अपना सिलेबस है उसको वन लाइनर फॉर्म में रिवाइज कर लेंगे। उसी के लिए मैं आपको पहले से पहले हिस्ट्री पढ़ा रही हूँ, क्योंकि हिस्ट्री के बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। इस पे हमने ओरिएंटेशन क्लास ले ली है, स्ट्रेटेजिक क्लास हमने ले ली है। तो अभी तक जिसने भी उस क्लास को नहीं देखा है, अपना टारगेट सेट नहीं किया है, तो एक बार जाके वो वीडियो देख लीजिए। इससे पहले आधुनिक भारत के 2 सेशन हमारे ऑलरेडी इस चैनल पर जा चुके हैं। तीसरा सेशन आज का है, जिसमें हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। यहां पर शुरुआत हमारी होगी आधुनिक भारत में शिक्षा के विकास से। तो चलिए भाई, टाइम को ज्यादा गवाते नहीं है, क्योंकि टाइम इस समय बहुत ज्यादा कीमती हो रखा है। 72वीं बीपीएससी की परीक्षा है, और भाई इस समय जिस तरह से यूपीएससी का पेपर पूछा गया था, ठीक है, यूपीएससी का जिस तरीके से पेपर पूछा गया था, उसके बाद तो लगता है कि बीपीएससी भी कुछ ना कुछ जो ट्रेंड है अपना चेंज कर सकता है। ऐसी सिचुएशन में हमको क्या करना है, बहुत अच्छे से अपनी तैयारी को क्या करना है, शुरू करना है। तो चलिए भाई, आधुनिक भारत में शिक्षा के विकास को शुरू करते हैं, टॉपिक स्टार्ट करते हैं। उससे पहले सारे के सारे अपनी कुर्सी की पेटी बांध लो और कॉपी पेन लेकर बैठ जाओ। तो चलो, आधुनिक भारत का शिक्षा का विकास में सबसे पहले हम बात करेंगे भारत में अंग्रेजी शिक्षा की। तो भारत में अंग्रेजों में खास तौर पे वॉरेन हेस्टिंग्स ने पहली बार मदरसा की स्थापना करी थी 1780 ईस्वी में कलकत्ता में। इसके बाद हुई है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना। इसकी स्थापना कब होती है, तो हो जाती है 1784 में। और करता कौन है, सर विलियम जोन्स इसकी क्या करते हैं, स्थापना करते हैं। अब इसका उद्देश्य क्या होता है, इसका उद्देश्य एशिया के सामाजिक, प्राकृतिक इतिहास, पुरातात्विक संबंधी कला, विज्ञान और साहित्य का अध्ययन करना। तो देखो, हमारे यहाँ जो ट्रेडिशनल जितना भी ज्ञान था, विज्ञान था, साहित्य था, वो सभी किसमें था, हमारी भारतीय भाषाओं में था या फिर संस्कृत में था। अब अंग्रेज जो थे, उनको तो ये इतना आता नहीं था, तो उन्होंने क्या किया, इसको एक तरीके से जो सामाजिक विकास का अध्ययन करना शुरू किया, भारत की संस्कृति को समझना शुरू किया, जिसके लिए इन्होंने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की। तो क्वेश्चन बन जाता है, किसने इसकी स्थापना की थी, विलियम जोन्स ने की थी। उद्देश्य इसका क्या है, ये पूछ लिया जाता है। इसकी स्थापना के समय वॉरेन हेस्टिंग्स कौन था, बंगाल का गवर्नर जनरल था। तो 3 क्वेश्चन तो आपके यहां से ही बन जाएंगे, जिसमें 2 इंपॉर्टेंटली होंगे कि सर विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी, और इस समय गवर्नर जनरल कौन था, खासतौर पे बंगाल का, वॉरेन हेस्टिंग्स। हम जानते हैं 1772 में रेगुलेटिंग एक्ट आता है, और रेगुलेटिंग एक्ट के दौरान ही क्या हो जाता है, भारत की गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया जाता है। आगे चलते हैं, 1791 में बनारस के ब्रिटिश रेजिडेंस में जोनाथन डंकन के प्रयत्नों के फलस्वरूप बनारस में पहला संस्कृत स्कूल खोला गया था। इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है। आगे चलते हैं, बात करते हैं रिलेटेड और भी जो हमारे फैक्ट। तो चार्ल्स विल्किंस ने क्या किया था, भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था, और इसकी प्रस्तावना वॉरेन हेस्टिंग्स ने ही लिखी थी। वॉरेन हेस्टिंग्स एक विद्वान था, प्राच्य विद्या का प्रखर समर्थक भी था। आगे चलते हैं, पेरिस की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की बात करते हैं। तो इसकी सदस्यता माइकल मधुसूदन दत्त को प्रदान की गई। 1789 में कालिदास द्वारा रचित अभिज्ञान शकुंतलम का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था, सर विलियम जोन्स ने किया था। इंपॉर्टेंट, आखिर बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है। 1813 के चार्टर अधिनियम के तहत कंपनी ने पहली बार शिक्षा के प्रति सरकारी उत्तरदायित्व उठाया। प्रतिवर्ष शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए खर्च करने की व्यवस्था भी यहाँ पर की गई थी। तो पहली बार जब 1813 में चार्टर एक्ट आता है, पहली बार का मैं इसलिए कहूंगी क्योंकि इसमें ही शिक्षा को लेकर बात की गई थी, और लगभग कितना, हर साल 1 लाख रुपए का खर्च करने की भी यहां पर बात की गई थी, ठीक है। आगे चलते हैं, बात करते हैं वुड डिस्पैच या वुड घोषणा पत्र के बारे में। ये चार्ल्स वुड द्वारा 1890 में जारी किया गया था। इसका उद्देश्य क्या था, तो मीडियम सुधारों आदि पर विचार करना। तो शिक्षा के क्षेत्र में जो मध्यम सुधार थे, उन पर विचार करना इसका क्या था, उद्देश्य था। इसने भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है, यानी कि वुड डिस्पैच से भारत में इंग्लिश जो एजुकेशन थी उसको क्या मिलती है, एक पकड़ मिल जाती है। इसमें सरकार ने पाश्चात्य शिक्षा के प्रसार को अपना उद्देश्य
उद्देश्य बनाया था। उच्च शिक्षा को अंग्रेजी भाषा के माध्यम से दिए जाने पर बल दिया। यहाँ पर उच्च शिक्षा जो शब्द है वो इंपॉर्टेंट है, ये आपसे प्रश्न पूछ लिया जाता है कि वुड डिस्पैच में किस प्रकार की शिक्षा पर ध्यान दिया जा रहा था। तो प्राच्य शिक्षा थी, अंग्रेजी शिक्षा थी, और उसमें भी उच्च विद्यालयों की या जो हायर एजुकेशन थी उसकी बात की जाती है। साथ ही विदेशी भाषा के विकास पर भी यहाँ पर महत्व दिया गया था। इस घोषणा पत्र के द्वारा लंदन विश्वविद्यालय के आधार पर कलकत्ता, बंबई, मद्रास में एक विश्वविद्यालय भी स्थापित करने की व्यवस्था की गई थी। अगला चलते हैं, बात करते हैं हंटर कमीशन के बारे में, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 1882 में रिपिन ने डब्ल्यू हंटर की अध्यक्षता में प्रथम भारतीय शिक्षा आयोग को नियुक्त किया। किसने किया था? रिपिन ने किया था। अध्यक्षता कौन थी? हंटर था। ये प्राथमिक शिक्षा से संबंधित था। हम वुड डिस्पैच की बात करते हैं वो हायर एजुकेशन से है। जब हम हंटर कमीशन की बात करते हैं तो ये किससे है? प्राइमरी एजुकेशन से है। सैंडलर आयोग की बात करते हैं तो ये भी शिक्षा से रिलेटेड है। 1917 में इसको नियुक्त किया गया था। इसका विचार क्या था? तो इसने विश्वविद्यालयों में शिक्षा को सुधारना और माध्यमिक शिक्षा को सुधार करने की बात की। तो हमने देखा, क्या क्या देखा हमने? वुड डिस्पैच देखा जो हायर एजुकेशन की बात करता है, इसे मैग्ना कार्टा कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद हमने क्या देखा? हंटर कमीशन देखा। हंटर कमीशन क्या करता है? प्राइमरी एजुकेशन की बात करता है। और हमने क्या देखा? सैंडलर आयोग देखा। ये क्या करता है? ये यूनिवर्सिटीज की बात करता है, जो आपकी माध्यमिक शिक्षा होती है उसको सुधार करने की बात करता है। बात करते हैं अगले अपने पॉइंट, लॉर्ड मैकाले की। लॉर्ड मैकाले जो है वो भारत में शिक्षा हेतु अंग्रेजी भाषा का समर्थन करने वाला प्रमुख व्यक्तियों में से एक माना जाता है। विलियम बेंटिंग ने अपनी काउंसिल में विधि अधिकारी या विधि सदस्य के रूप में मैकाले को बंगाल की लोक शिक्षा समिति का प्रमुख नियुक्त किया था। 1833 की बात यहां पर हो रही है। भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव कब पड़ती है? 1835 में पड़ती है, जो मैकाले के संस्मरण पत्र से ही डाली जाती है। आगे चलते हैं, 1904 का भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम को पढ़ रहे हैं। तो कर्जन ने क्या किया था? शैक्षिक सुधारों के तहत 1902 में टॉमस रैले की अध्यक्षता में एक विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया। इस आयोग के सदस्यों में 2 भारतीय सदस्य सैयद हुसैन बिलग्रामी और न्यायमूर्ति गुरुदास बनर्जी को नियुक्त किया। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। तो इसमें जो भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम है उसमें किन 2 भारतीय सदस्य थे? तो सैयद हुसैन बिलग्रामी थे और गुरुदास बनर्जी थे, ठीक है। इस आयोग ने क्या किया? इस आयोग ने सुझाव दिए कि भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 को पारित किया। अब आ जाते हैं अधोमुखी निस्पंदन के सिद्धांत पर। अधोमुखी निस्पंदन सिद्धांत क्या कहता है? तो ये बात करता है कि समाज के उच्च लोगों को हम क्या करें? शिक्षा दें, और छन छन कर क्या शिक्षा होगी? निम्न जो क्षेत्र के सदस्य होंगे, जो निम्न सदस्य होंगे, उन तक पहुंच जाएगी। सीधे सा मतलब यह है कि इसमें अधोमुखी निस्पंदन सिद्धांत में क्या था? जो शिक्षा से रिलेटेड था, ये समाज के उच्च वर्ग को क्या दिया करता था? शिक्षा देने की बात करता था। जैसे आपने देखा होगा, चाय होती है, चाय को छन्नी में छानते हैं तो धीरे धीरे चाय क्या होती है? नीचे निकलने लगती है। ठीक उसी तरीके से इनका मानना था कि सभी लोगों को हमें शिक्षा देने की जरूरत नहीं है। हम क्या करेंगे? हम उच्च लोगों को शिक्षा देंगे और धीरे धीरे करके सामान्य वर्ग तक भी शिक्षा का जो प्रसार होगा वो पहुंच जाएगा। इस नीति के प्रतिपादक कौन थे? तो मैकाले था, याद रखिएगा। इसका मानना था कि सीमित साधनों से समस्त जनता को शिक्षित करना असंभव होगा। और दूसरी बात यह है, ये क्या चाहता था? ये पूरी तरीके से भारत में जो शिक्षा व्यवस्था थी उसको चाहता था कि अंग्रेजी शिक्षा के हिसाब से ही चले, अंग्रेजी में ही शिक्षा हो। तो जो उच्च वर्ग था, जो क्या कह सकते हैं, समाज में उच्च पद रखने वाले वर्ग थे, पैसे वाले वर्ग थे, तो उनके अंदर ये क्षमता थी, वो पैसा खर्च कर सकते थे, और इसीलिए उनको पाश्चात्य शिक्षा या इंग्लिश एजुकेशन के रूप में उनको बढ़ोतरी या उनको प्राथमिकता दी गई। डन। आगे चलते हैं, भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा 1854 में चार्ल्स वुड के डिस्पैच के आधार पर लंदन यूनिवर्सिटी की तर्ज पर ब्रिटिश में 3 यूनिवर्सिटीज को खोला गया, ठीक है। वुड डिस्पैच के आधार पर ही खोला गया था। यहाँ पे 3 यूनिवर्सिटी कौन कौन सी हैं? कलकत्ता है, मद्रास है और बंबई है। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखना कि पहली बार सबसे पहले यूनिवर्सिटीज कहां बनी थी? तो कलकत्ता, मद्रास एंड मुंबई, और वो भी कब बनी थी? 1857 में, ठीक है। आगे चलते हैं, डी के कर्वे की बात
करते हैं तो ये महाराष्ट्र के समाज सुधारक थे। 1896 में पूना में विधवा गृह की इन्होंने स्थापना की थी। इनके प्रयत्नों के स्वरूप 1916 में मुंबई में या बंबई में पहला महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। ठीक है, आगे है डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी। 1880 पुणे में इसकी स्थापना होती है। औपचारिक गठन इसका 1884 में किया जाता है। इसके संस्थापकों में बाल गंगाधर तिलक, गोपाल गणेश आगरकर, वी के चिपलूगर और एम वी नाम जोशी प्रमुख थे। ठीक है, हिंदू कॉलेज की स्थापना 1817 में होती है। राजा राम मोहन राय ने डेविड हेयर और अलेक्जेंडर डफ के साथ मिलकर कलकत्ता में इसकी स्थापना की। तो हिंदू कॉलेज की स्थापना इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आया है प्रीवियस ईयर में, अगर आप उठाकर देखेंगे तो देखने को मिल जाएगा। चलते हैं BHU बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। तो जो बनारस के हैं उन्होंने देखा ही होगा, 4 फरवरी 1916 में बसंत पंचमी के दिन यहाँ पर हॉल्डिंग के द्वारा इसकी स्थापना की जाती है, शिलान्यास किया जाता है। इसका जो स्थापना का श्रेय है वो मदन मोहन मालवीय को जाता है, जिन्होंने भारतीय शिक्षा में विश्वविद्यालयों में धार्मिक शिक्षा की वकालत की थी, याद रखिएगा। आगे चलते हैं, फोर्ट विलियम कॉलेज की बात करते हैं। इसकी स्थापना गवर्नर जनरल वेलेस्ली द्वारा 10 जुलाई 1800 को कलकत्ता में की गई थी। इसका उद्देश्य था ब्रिटिश सिविल सेवकों को भारत में प्रशासन हेतु फारसी और हिंदुस्तानी भाषा में शिक्षा देना। ठीक है, आगे चलेंगे, बात करते हैं एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़ की। तो जो मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज है अलीगढ़ का, उसकी बात कर रहे हैं। 1875 में इसकी स्थापना होती है। सर सैयद अहमद खां के द्वारा इसकी स्थापना की जाती है। बनारस का संस्कृत कॉलेज जो है वो जोनाथन डंकन इसकी स्थापना करते हैं 1791 में। ठीक है, आगे चलते हैं, बात करते हैं आधुनिक भारत में प्रेस के विकास की। तो प्रेस जो थी वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है आधुनिक भारत में, खास तौर पे अंग्रेजों से हमारी लड़ाई के दौरान। हमारी बातों को प्रेस के माध्यम से ही हमने लोगों तक पहुंचाया, अपने उद्देश्यों को पहुंचाया, और उन्हीं उद्देश्यों के जड़ या उन्हीं उद्देश्यों का कह सकते हैं हमारा पॉजिटिव रिस्पॉन्स था कि भारत 1947 में स्वतंत्र हो पाया। ठीक है, तो आधुनिक भारत में शिक्षा का विकास हमने देख लिया है। अब हम प्रेस का विकास देखेंगे। तो भारत में प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना या शुरुआत की गई थी किसके द्वारा? पुर्तगालियों के द्वारा। हमने हमारा जो प्रीवियस सेशन था उसमें पढ़ा है। और कहां पर की गई थी? गोवा में 1556 में की गई थी। भारत का पहला समाचार पत्र बंगाल गजट था। 1780 में J.A. हिक्की ने बंगाल गजट नामक समाचार पत्र को प्रकाशित किया था। आगे है समाचार पत्रों पर सेंसरशिप। सेंसरशिप का मतलब क्या होता है कि आप उस पर रोक लगा सकते हैं या कुछ नियम कानून के द्वारा उसको लिमिटेड कर सकते हैं। तो सबसे पहले वेलेजली ने 1799 में समाचार पत्रों सेंसरशिप लागू करी। 1799 में एक अधिनियम पारित हुआ जिसके अनुसार समाचार पत्र को संपादक, मुद्रक और स्वामी का नाम स्पष्ट रूप से छापना पड़ता था। तो अब आप क्या करते थे? अब आपको स्पेशली दिखाना होता था कि किसने छापा है, किसका पब्लिशर है, किसने लिखा है। फिर एक प्रकाशक को सरकार के सचिव के सम्मुख पूर्व जांच के बाद ही समाचार पत्र को प्रकाशित किया जाता था। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे। अब आ जाते हैं वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। ये अधिनियम 1878 में लिटन के कार्यकाल में पारित हुआ। इस अधिनियम को मुंह बंद करने वाला अधिनियम भी कहा जाता है। ठीक है, यानी कि मुंह बंद करने वाला अधिनियम इसलिए कहा जाता है क्योंकि वर्नाकुलर जो था वो क्षेत्रीय भाषाओं से रिलेटेड था। पहले क्या होता था, लोग अपनी क्षेत्रीय भाषाओं में जो लोकल लैंग्वेज थी उसमें भी क्या कर सकते थे, समाचार पत्रों में आर्टिकल दे सकते थे। लेकिन वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जब आया तो क्षेत्रीय भाषाओं में प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों पर रोक लगा दी। 1882 में रिपिन ने इस अधिनियम को रद्द कर दिया और फिर से क्षेत्रीय भाषा। ठीक है, आगे चलते हैं। पत्रकारों के कर्तव्य निर्वहन करते हुए जेल जाने वाले प्रथम व्यक्ति बाल गंगाधर तिलक थे। इन्होंने वैसे भी अपनी जो रचना थी उसमें मुखर रूप से अंग्रेजों का विरोध करते थे और इसीलिए इनको गर्म दल के लोग भी कहा जाता था। तो ये पहले व्यक्ति थे। फारसी के साप्ताहिक में मिरातुल अखबार जो राजा राम मोहन राय का था वो क्या था, पहली बार प्रकाशित हुआ था। इंपॉर्टेंट समाचार पत्र और उनके संपादक हैं, इनकी लिस्ट आप निकाल लीजिएगा, देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो इंडियन मिरर किसने लिखा था? 1861 में देवेंद्रनाथ टैगोर और मनमोहन घोष ने। अमृत बाजार पत्रिका शिशिर कुमार घोष की थी 1868। ये मैच करने के लिए अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता
जाता है, याद रखना, या फिर आपके कह सकते हैं हम लोग जो स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन होते हैं उसमें देख लीजिएगा। फिर है हिंदू पैट्रियोटिक, गिरीश चंद्र घोष ने, हरीश चंद्र मुखर्जी भी थे इसमें साथ में, अंग्रेजी भाषा का पहला भारतीय समाचार पत्र था। फिर है केसरी और मराठा, 1881 में बंबई में बाल गंगाधर तिलक ने लिखा था। यंग इंडिया पत्रिका महात्मा गांधी की थी। सोम प्रकाश ईश्वर चंद्र विद्यासागर की थी। इंडियन ओपिनियन महात्मा गांधी की थी। 1903 में सोम प्रकाश में आ जाती है। ठीक है, आगे चलते हैं, बात करते हैं किसकी, उद्दत मानदंड की। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये बीपीएससी में पूछा भी गया है। ठीक है, 1826 में कलकत्ता में स्थापना होती है। पंडित जुगल किशोर शुक्ल इसकी क्या करते हैं, इसको लिखते हैं। हिंदी का ये पहला समाचार पत्र था। द लीडर किसने लिखा, मदन मोहन मालवीय ने लिखा। द नेशनल हेराल्ड जवाहरलाल नेहरू ने। द पायनियर जॉर्ज एलन ने। दैनिक आज शिव प्रसाद गुप्त ने लिखा था। ठीक है, बहिष्कृत भारत बहुत बार पूछा जाता है, बी आर अम्बेडकर। वंदे मातरम लाला लाजपत राय। हिंदू जी सुब्रमण्यम अय्यर ने। सुधारक गोपाल कृष्ण गोखले ने। वॉइस ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी ने। और बंगाली लिखा था एस एन बनर्जी ने। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं काल की। तो ये किसने लिखा था, ये शिवराम महादेव ने लिखा। कुछ और हैं जिसमें बॉम्बे क्रॉनिकल आ जाता है, फिरोज शाह मेहता। कॉमनवेल्थ एनी बेसेंट, सर्चलाइट सच्चिदानंद सिन्हा। इंडिपेंडेंट मोतीलाल नेहरू। जस्टिस टी एम नायर। अल हिलाल अबुल कलाम आजाद ने लिखा था। संवाद कौमुदी ये लिखा था राजा राम मोहन राय ने। कौमी आवाज जवाहरलाल नेहरू। और इनके साथ ही रफी अहमद किदवई थे, उन्होंने लिखा था। मूक नायक भीमराव अंबेडकर का है। न्यू इंडिया एनी बेसेंट की है। गदर पत्रिका साप्ताहिक पत्रिका थी जो 1913 में इसका प्रकाशन होता है उर्दू में। बाद में ये मराठी में, हिंदी में, अंग्रेजी में, गुरुमुखी और गुजराती भाषा में क्या होती है, प्रकाशित होती है। ठीक है, ये गदर पार्टी का ही एक पत्र था जिसको यहाँ पर प्रकाशित करने की बात चल रही है। आगे चलते हैं, धार्मिक और सामाजिक आंदोलन की बात करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सामाजिक और धार्मिक आंदोलन में सबसे पहले राजा राम मोहन की बात अगर ना की जाए तो बिल्कुल ही व्यर्थ है इसको हमारा पढ़ना। तो राजा राम मोहन राय अंग्रेजी शिक्षा के पक्षधर थे। उनका कहना था कि उदारवादी पाश्चात्य शिक्षा ही अज्ञान अंधकार से हमें निकाल सकती है और भारतीय देशों के प्रशासन में भाग लेने को एक सपोर्ट दे सकती है। तो देखो, एक तरीके से देखा जाए तो इंग्लिश लैंग्वेज का क्या करते थे, ये समर्थन करते थे। एक तरीके से देखा जाए इंग्लिश का जो इन्होंने समर्थन किया है, भारतीयों को जो इंग्लिश में शिक्षा दिलाने की बात की है, हमने क्या किया है, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व जैसे जो सिद्धांत है, हमारे जो उच्च वर्ग के लोग थे, जो कह सकते हैं हमारे जो देश के जो युवा थे, वो विदेशों में जाते थे, वहां की यूनिवर्सिटीज में पढ़ते थे, वहां से वो क्या करते थे, बहुत सारी चीजें देखते थे। मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति इंग्लैंड में जा रहा है, 1947 से पहले की स्थिति की बात कर रहे हैं, उस समय वहां की जो स्थिति थी, विदेशों की, लंदन यूनिवर्सिटी की जो स्थिति थी वो अलग थी। वहां पे लोग क्या कर रहे थे, वो इजीली रह रहे थे, उनको किसी भी प्रकार की स्वतंत्रता की हानि नहीं हो रही थी। तो एक तरीके से देखा जाए तो यहाँ पर फ्रीडम, इक्वालिटी, ठीक है, इन सभी सिद्धांतों के बारे में लोगों को क्या चला कि हाँ भाई, शासन ऐसे भी होता है, लोग ऐसे भी होते हैं। तो राजा राम मोहन राय जो थे, ये धार्मिक विचारों के विरोध में भवानी चरण बंदोपाध्याय ने 1822 में समाचार चंद्रिका का प्रकाशन किया। तो राजा राम मोहन के धार्मिक विचारों के विरोध में इन्होंने किया था, याद रखिएगा। अगला चलते हैं, मुगल बादशाह अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी थी। इंपॉर्टेंट है, ये पूछा गया है कई बार पीवाईक्यू में। ठीक है, ये उपाधि के साथ दूत के रूप में ब्रिटिश सम्राट विलियम चतुर्थ के दरबार में भी आए थे। ठीक है, ब्रिटिश सम्राट विलियम चतुर्थ के दरबार में इनको भेजा गया था। फिर है इंग्लैंड ब्रिस्टल में ही 1833 में राजा राम मोहन राय की मृत्यु हो जाती है और इनकी समाधि भी पर स्थित है। अब आ जाता है राजा राम मोहन राय को क्या कहा जाता है, तो भारतीय पुनर्जागरण के पिता, भारतीय राष्ट्रवाद के पैगंबर, राष्ट्रवाद के जनक, आधुनिक भारत के जनक, प्रथम आधुनिक पुरुष और युगदूत। ठीक है, अब आ जाते हैं आत्मीय सभा के बारे में। तो हिंदू धर्म में एकेश्वरवादी मत का प्रचार करने के लिए 1815 में राजा राम मोहन राय ने आत्मीय सभा की स्थापना की थी। राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित ये प्रथम संस्था थी। फिर आते हैं ब्रह्म समाज। तो ब्रह्म समाज क्या था, वो 20 अगस्त
1828 में ब्रह्म सभा की स्थापना होती है और आगे चलकर इसी का नाम हो जाता है, ब्रह्म समाज हो जाता है। ये हिंदू धर्म का पहला सुधार आंदोलन था। इस समाज ने मूर्ति पूजा का कड़ा विरोध किया था। समाज में ईश्वर की एकता में विश्वास की बात कर मूर्ति पूजा पर ये करते, अपना समर्थन नहीं देते। 1843 में इस समाज में महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर ने प्रवेश लिया। फिर आते हैं भारतीय ब्रह्म समाज में। इसके संस्थापक केशव चंद्र सेन थे। ये क्या होती है, ब्रह्म समाज से ही अलगाव के बाद भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना होती है। केशव चंद्र सेन क्या हो जाते हैं, उसके संस्थापक होते हैं। फिर आदि ब्रह्म समाज, इसकी स्थापना कौन करते हैं, देवेंद्रनाथ टैगोर करते हैं। आगे चलते हैं रामकृष्ण मिशन, और उससे पहले स्वामी विवेकानंद के बारे में जान लेना जरूरी है। 1863 से 1902 के टाइम पे इनका कार्यकाल चलता है। नवीन हिंदू धर्म के प्रचारक थे। 1893 में शिकागो में इन्होंने विश्व धर्म संसद थी भाग लिया था। स्वामी विवेकानंद ने व्यवहारिक वेदांत प्रतिपादक थे। स्वामी विवेकानंद ने ज्ञान योग, कर्म योग और राजयोग नामक पुस्तकें लिखी थी। आगे है रामकृष्ण मिशन। इसकी स्थापना 1897 में स्वामी विवेकानंद ने की थी। इसका मुख्यालय हावड़ा के बेलूर में खोला गया है। ठीक है, आर्य समाज की बात करते हैं तो आर्य समाज क्या है, इसकी स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने अप्रैल 1875 में करी थी। इसका मुख्यालय 1877 में लाहौर में स्थापित किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य प्राचीन वैदिक धर्म की स्थापना करना है। स्वामी दयानंद सरस्वती शुद्ध वैदिक परंपरा में विश्वास याद रखिएगा। 1867 में इन्होंने हरिद्वार में पाखंड खंडनी पताका लहराई थी, यानी कि जितने भी पाखंड होते थे पंडितों के या और भी जिस तरीके के पाखंड होते थे उन सबको इन्होंने हटाने की बात कही थी। और इनका सीधा मानना ये था, खासतौर पे जो आर्य समाज है उनका मानना होता है कि यज्ञ करो, यज्ञ से ही ईश्वर की या शक्ति की प्राप्ति आपको होती है। इनका विश्वास था वेद शाश्वत है, अपरिवर्तनीय है और दैवीय है। इन्होंने वेदों की ओर लौटो। धार्मिक प्रयासों के कारण इन्हें भारत का मार्टिन लूथर भी कहा जाता है। इनकी प्रसिद्ध पुस्तक थी सत्यार्थ प्रकाश, बहुत बार पूछी गई है। इन्होंने हिंदू धर्म में वापसी के लिए शुद्धि आंदोलन भी चलाया था। आगे चलते हैं, प्रार्थना समाज की बात करते हैं तो इसकी स्थापना 1867 में आचार्य केशव चंद्र सेन ने की थी। आत्माराम पांडुरंग द्वारा इसकी की गई थी, उनकी प्रेरणा से ली गई। आगे चल के 1868 में महादेव गोविंद राणा ने इनसे जुड़े और इसका मुख्य संचालक बने। इसका मुख्य उद्देश्य जाति प्रथा का विरोध, स्त्री पुरुष के विवाह की आयु में वृद्धि, स्त्री शिक्षा, विधवा विवाह को प्रोत्साहन देना था। इसकी स्थापना कहाँ होती है, तो महाराष्ट्र में होती है, याद रखिएगा। आगे चलते बात करते हैं देव समाज की। इसकी स्थापना 1887 में की जाती है। शिव नारायण अग्निहोत्री द्वारा लाहौर में इनकी स्थापना की जाती है। इस समाज ने आत्मा की अमरता, गुरु की महत्ता पर क्या दिया था, बल दिया था। इसकी पुस्तक क्या थी, तो इसकी पुस्तक थी देव शास्त्र। ठीक है, आगे चलते सत्यशोधक समाज की बात करते हैं। इसकी स्थापना कब होती है, 1873 में होती है। ज्योतिबा फुले इसकी स्थापना करते हैं। इस समाज का द्वारा पाखंड ब्राह्मणों और उनके अवसरवादी धर्म ग्रंथों से निम्न जातियों की आवश्यकताओं पर बल दिया गया। ज्योतिबा फुले की प्रसिद्ध पुस्तक थी गुलामगिरी, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। इन आंदोलन के उद्देश्य था पिछड़े वर्गों का उत्थान करना, पिछड़े वर्गों की जो स्थिति उनको खत्म करना या उसको सुधारना। ठीक है, राधा स्वामी सत्संग, इसकी स्थापना शिवदयाल साहब ने की थी 1863 में। गोपाल हरि देशमुख की बात करते हैं तो महाराष्ट्र के समाज सुधारक गोपाल हरि देशमुख को लोक हितवादी के रूप में भी जाना जाता है। खादी वस्त्र पहनकर 1867 में इसको करेक्ट करना, 1876 में दिल्ली दरबार में ये उपस्थित हुए थे। थियोसोफिकल, तो महिला मैडम थी, रूसी महिला मैडम HP ब्लावत्स्की, ठीक है, HP ब्लावत्स्की और कर्नल अलकार्ड द्वारा 1875 में न्यूयॉर्क में इसकी स्थापना की जाती है। 1882 में मद्रास में इसका मुख्यालय स्थापित किया जाता है और 1889 में इसी से एनी बेसेंट क्या हो जाती है, जुड़ जाती हैं। द सर्वेंट ऑफ सोसाइटी की बात करते हैं, इंडिया सोसाइटी की, तो इसकी स्थापना 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा की जाती है। तत्वबोधिनी सभा, इसकी स्थापना 1839 में देवेंद्र नाथ टैगोर करते हैं। बहिष्कृत हितकारिणी सभा, इसकी स्थापना भीमराव अंबेडकर द्वारा की जाती है। देवबंद आंदोलन, इसकी शुरुआत मोहम्मद
कासिम अल ननौतवी द्वारा की जाती है। दारुल उलम की स्थापना 1898 में लखनऊ में की जाती है। अब एक्ट है, महत्वपूर्ण एक्ट है, उनको देख लीजिए। तो हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, इसकी स्थापना जो पारित किया 1856 में। विधवा पुनर्विवाह की स्थिति में सुधार लाने और ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने अथक प्रयास किया था। 1855 ब्रिटिश सरकार ने विधवा पुनर्विवाह कानून बनाने के लिए अनुरोध यहाँ पर किया गया था। प्रसिद्ध समाज सुधारक डी.के. कर्वे ने भी विधवा पुनर्विवाह के लिए अथक प्रयास किए और उन्होंने हिंदू विधवा गृह की भी स्थापना की थी। 1916 में बंबई में पहला महिला विश्वविद्यालय खोला गया था। अब नेटिव मैरिज एक्ट 1872 में पारित हुआ। इस एक्ट में लड़कियों की जो शादी की एज थी उसको क्या कर दिया था, उसको 14 वर्ष तथा मिनिमम जो एज थी वो 14 वर्ष और लड़कों की 18 वर्ष कर दी थी। ये ब्रह्म विवाह अधिनियम भी इसको कहा जाता है। केशव चंद्र सेन इस एक्ट के पारित होने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, बात करें सम्मति आयु समिति अधिनियम 1891। तो पारसी समाज सुधारक बी.एम. मालबारी के प्रयत्नों के फलस्वरूप ये पारित किया गया। इसमें लड़कियों की विवाह की न्यूनतम आयु 12 साल थी। शारदा अधिनियम भी इसी से रिलेटेड है। ये हरिविलास शारदा के प्रयत्नों से 1929 में पारित हुआ था। इसमें लड़कियों की विवाह की एज 14 से और लड़कों की 18 निर्धारित कर दी जाती है। फिर आता है जूरी अधिनियम 1826 में। यह अधिनियम पारित होता है। इस अधिनियम के अंतर्गत न्यायालयों में धार्मिक आधार पर भेदभाव की शुरुआत होती है। इसके अंतर्गत हिंदू विवाह और मुसलमानों के मामूली सुनवाई यूरोपीय जज द्वारा की जा सकती थी, परंतु किसी भी ईसाई की सुनवाई किसी हिंदू मुसलमान जज द्वारा नहीं की जाती थी। तो इसका कौन सा था, ये जूरी अधिनियम था जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। राजा राममोहन राय ने इसका बहुत जोरदार तरीके से क्या किया था, विरोध किया था। अब आ जाते हैं कांग्रेस के पूर्व स्थापित राजनीतिक संस्थाएं। तो जमींदारी एसोसिएशन की बात कर लेते हैं सबसे पहले। तो 1838 में कलकत्ता में इसकी स्थापना होती है। पहली राजनीतिक संस्था थी जिसने संगठित राजनीतिक प्रयास शुरू किए थे। द्वारका नाथ टैगोर क्या थे, इसके संस्थापक थे। फिर है बंगाल ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी, इसकी स्थापना 1843 में कलकत्ता में होती है। जॉर्ज थॉमसन के प्रयासों के परिणाम स्वरूप होती है। थॉमसन को द्वारका नाथ टैगोर इंग्लैंड से भारत लेकर आए थे, तो ये एक तरीके से उन्हीं के साथ है। फिर आते हैं इंडियन एसोसिएशन, इंपॉर्टेंट है। 26 जुलाई 1876 को सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस के सहयोग से इसकी स्थापना होती है। इस संस्था ने कांग्रेस से पहले अखिल भारतीय संस्था का सम्मान भी क्या किया था, प्राप्त किया था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, और देख लेते हैं। पूना सार्वजनिक सभा की बात करते हैं। स्थापना होती है 1870 में। कहाँ होती है, महाराष्ट्र के पुणे में, और महादेव गोविंद राणाडे, एम.जी. राणाडे द्वारा इसकी स्थापना की जाती है। फिर है यूरोपियन इंडियन पेट्रियोटिक एसोसिएशन, इसकी स्थापना 1880 में सर सैयद अहमद खान और बनारस के राजा शिव प्रसाद सिंह ने की है। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1784 में विलियम जोन्स के द्वारा की जाती है। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1851 में कलकत्ता में हुई थी। इसके संस्थापक सदस्य राजेंद्र लाल मिश्र, राधाकांत देव, हरिश्चंद्र मुखर्जी और देवेंद्र नाथ टैगोर आदि ने किया था। फिर है सेंट्रल माउंटेन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना सैयद अमीर अली द्वारा की जाती है। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, प्रमुख संगठन, उनके स्थापित वर्ष और स्थापना कर्ता देख लेते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, को रट लीजिएगा। बॉम्बे एसोसिएशन 1852 दादा भाई नौरोजी। इंडियन लीग 1875 शिशिर कुमार घोष। इंडियन एसोसिएशन 1876 सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस। मद्रास महाजन सभा 1884 एम रामास्वामी, एम.वी. राघवाचारी, जी. सुब्रमण्यम अय्यर, पी. आनंद चार्लू। बंबई प्रेसिडेंसी 1885 फिरोज शाह मेहता, के.टी. तैलंग, बदरुद्दीन तैयबजी। ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी 1839 विलियम एडम। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन 1866 दादा भाई नौरोजी और इंडिया लीग 1875 शिशिर कुमार घोष ने यहाँ पर स्थापना की थी। अब अगला जो लेक्चर हमारा होगा वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से होगा। इंडियन नेशनल कांग्रेस को हम करेंगे कल के सेशन में। आज के सेशन को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।